नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत गावंडे टूनबूम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे इस टूनबूम हार्मनी प्रीमियम के डेमोन्स्ट्रेशन में, जहाँ मैं टूनबूम हार्मनी प्रीमियम इस सॉफ्टवेयर के कुछ प्रमुख विशेषताएं आपके लिए प्रदर्शित करूंगा। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, टूनबूम एक कनाडा स्थित कंपनी है जो मीडिया प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती है। उनके सॉफ्टवेयर्स में टूनबूम स्टोरीबोर्ड प्रो, टूनबूम हार्मनी, टूनबूम प्रोड्यूसर, ये सॉफ्टवेयर्स काफ़ी प्रचलित है और टूनबूम अपने आप में एक जग प्रसिद्ध कंपनी है जिसके सारे सॉफ्टवेयर दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से ही एक टूनबूम हार्मनी प्रीमियम, जो कि एक 2D एनिमेशन प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर है। इसे दुनिया भर के 2D एनिमेशन प्रोडक्शन स्टूडियोज फिल्म और टीवी के लिए 2D एनिमेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन का मिश्रण करके कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें भी टूनबूम हार्मनी प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। 2D एनिमेशन और लाइव एक्शन का अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी आप टूनबूम हार्मनी प्रीमियम का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप 2D गेम बना रहे हैं, उस गेम के लिए एसेट डेवलपमेंट के काम के लिए भी हार्मनी प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से kickstarter.com इस वेबसाइट पे क्लाउड ट्रेन नाम का एक प्रोजेक्ट से परिचित कराना चाहूँगा। ये प्रोजेक्ट जस्टिन लेवल नाम के एक कैनेडियन कलाकार है, जो कि कनाडा स्थित एटॉमिक कार्टून्स नाम के जो एनिमेशन स्टूडियो है, उनके साथ काम करते हैं। द क्लाउड ट्रेन ये जो प्रोजेक्ट है, ये जस्टिन लेवल का ही एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट है और मेरा आपको ये प्रोजेक्ट के साथ परिचित कराने का कारण ये है कि हम इस डेमोन्स्ट्रेशन में जो कुछ भी सामग्री, जो कुछ भी उदाहरण, जो कुछ भी टेम्पलेट्स का उपयोग करने वाले हैं, वो सारे टेम्पलेट्स इस प्रोजेक्ट से लिए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी ले सकते हैं और अगर आपका मन करे तो इस प्रोजेक्ट को आप कुछ आर्थिक मदद के रूप में सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आते हुए, हम जब हार्मनी प्रीमियम शुरू करते हैं तो हमें एक ऐसी वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम, उसका अपने हार्ड डिस्क पे पता या हार्ड डिस्क का जो पाथ होता है वो आप यहाँ डाल सकते हैं और उसी के साथ प्रोजेक्ट से संबंधित बाकी सारी जानकारी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिजोल्यूशन या ब्रॉडकास्ट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले से ही उपलब्ध की गई कुछ प्रीसेट्स हमें यहाँ पे मिलती है। आप लो रिजोल्यूशन से लेके 8K UHD तक यहाँ पे सेट कर सकते हैं और आपको अगर उससे ऊपर जाना हो तो आप अपने हिसाब से रिजोल्यूशन और ज़्यादा मात्रा में भी बढ़ा सकते हो। आपका कंप्यूटर हार्डवेयर जितनी आपको इजाज़त देता है, उतनी ज़्यादा रिजोल्यूशन आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। टूनबूम हार्मनी सॉफ्टवेयर की तरफ से आपको कोई रिजोल्यूशन की सीमा नहीं होती है। आप फ्रेम रेट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के आवश्यकता अनुसार। यहाँ दाई तरफ आपने जो सीन फाइल्स पे हाल ही में काम किया है, उसकी सूची दिखाई देती है। मैं इनमें से ही एक सीन फाइल, जो कि मैं डेमो के लिए यूज़ करता हूँ, उसको शुरू करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी डेमो फाइल यहाँ खुल चुकी है। टूनबूम हार्मनी में आप रिजोल्यूशन के साथ-साथ कलर स्पेस मैनेजमेंट का भी उपयोग कर सकते हो। अगर आप इसी प्रोजेक्ट में कोई खास कलर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से जो दिए गए कलर स्पेसेस है, उनमें से कोई एक का चयन करके वो कलर स्पेस में काम कर सकते हैं। टूनबूम हार्मनी के इस नए संस्करण में यानी कि नए वर्जन में आपको आपके जो ड्राइंग टूल्स है, जैसे कि हम ब्रश या पेंसिल ये हमारे औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनके टेक्सचर्स के साथ भी कलर स्पेस मैनेजमेंट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप HDR की तकनीक का भी टूनबूम हार्मनी के प्रोजेक्ट्स में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 32 बिट्स पर चैनल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के रूप में आपके प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, जिससे कि आपको HDR प्रोडक्शन का लाभ मिलता है। HDR प्रोडक्शन आपको आपका कोई भी प्रोजेक्ट फ्यूचर प्रूफ बनाने की क्षमता देता है। फ्यूचर प्रूफिंग का मतलब ये है कि आपका कोई भी बनाया हुआ प्रोजेक्ट अगर भविष्य में फिल्म निर्माण की नई तकनीकें, नए मानक अगर आते हैं, नए स्टैंडर्ड्स अगर आते हैं, तो उनके हिसाब से आप अपने जो निर्माण किए गए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फिर से हाई क्वालिटी में पुनः प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो आपने टूनबूम हार्मनी में तैयार किए हैं, वो आने वाले भविष्य के लिए भी सुरक्षित है।
टुनबुम हार्मनी के इस नए वर्जन में आपको वल्कन 3D रेंडरिंग इंजन का भी फायदा मिलेगा। वल्कन 3D इंजन आपको, जब आप 3D वस्तुओं के साथ काम करते हैं, 3D असेट्स के साथ आप हार्मनी में काम करते हैं, तो भारी से भारी 3D ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं, जिनका पॉली काउंट ज्यादा रहता है, उनके साथ भी आप आराम से वल्कन 3D रेंडरिंग के मदद से टुनबुम हार्मनी में काम कर सकेंगे। आगे बढ़ते हुए लाइब्रेरी की तरफ आते हैं। लाइब्रेरी टुनबुम हार्मनी का एक ऐसा फीचर है जहाँ पे आप आपको उपयोग पड़ने वाली चीज़ें या टेम्पलेट्स रख सकते हैं। यहाँ पे आप टुनबुम हार्मनी में जो कुछ बनाएंगे, वो चाहे एक चित्र हो या तो पूरा सीन, कोई भी चीज़ आप लाइब्रेरी की मदद से एक टेम्पलेट के स्वरूप में सुरक्षित कर सकते हैं। लाइब्रेरी में आप इमेज फाइल, साउंड फाइल और वीडियो फाइल भी रख सकते हैं। और अगर कभी भी आपको कहीं पे भी किसी चीज़ का काम पड़ता है, तो आप लाइब्रेरी से टेम्पलेट के स्वरूप में उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, या तो किसी भी वीडियो फाइल, साउंड फाइल या इमेज फाइल को भी लाइब्रेरी से ही आप अपने सीन में आयात कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी टुनबुम हार्मनी में एक ऐसी विशेषता है जो आपको आपके हार्ड डिस्क पर का कोई भी फोल्डर टुनबुम हार्मनी के अंदर से ही उपलब्ध करा सकता है। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी से ही ये सारे टेम्पलेट्स अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उपयोग करूँगा। तो हमारा पहला डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा टुनबुम हार्मनी के जो ड्राइंग टूल्स है उनके बारे में। तो आइए पहला उदाहरण हम यहाँ पे लाते हैं। आप देख सकते हैं, पहले उदाहरण के नाम भर से ही आपको पता चलेगा कि टुनबुम हार्मनी का ये उदाहरण बिटमैप ब्रश का उदाहरण है। टुनबुम हार्मनी में आपको ड्राइंग टूल्स के तौर पर ब्रश, पेंसिल, स्टैम्प, इरेजर, टेक्स्ट टूल, शेप टूल्स, पेंट टूल, आई ड्रॉपर टूल, कलर पिकर टूल, ये सारे टूल्स आपको ड्राइंग टूल्स के तौर पर मिलते हैं। बाकी के जो टूल्स है, जैसे कि कंटूर एडिटर टूल और सिलेक्ट टूल, ये टूल वेक्टर टूल्स के हिसाब से काम करेंगे। ये टूल आपके जो वेक्टर ड्राइंग है उनके साथ काम करने के लिए होते हैं। टुनबुम हार्मनी का जो ड्राइंग इंजन है वो काफ़ी प्रचलित है, जो बिटमैप और वेक्टर दोनों प्रकार के चित्र या इमेज फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। बिटमैप चित्र या बिटमैप इमेज जब आप नज़दीक से देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो पिक्सेल्स दिखाई देते हैं। हम जो कुछ भी चित्र हमारे कंप्यूटर पे या टीवी पे देखते हैं, वो आमतौर पर बिटमैप चित्र ही होते हैं। वेक्टर ब्रश से बनाया गया चित्र वेक्टर तकनीक पे आधारित होता है। आप देख सकते हैं कि जब हम इस चित्र को नज़दीक से देखते हैं, ये चित्र कभी पिक्सेलेट नहीं होता है, तो इसे ही वेक्टर इमेज कहा जाता है। और टुनबुम में जो ये ब्रश टूल है, वो बिटमैप और वेक्टर चित्र दोनों को ही बना सकता है। टुनबुम की एक और ख़ास विशेषता ये है कि ये आपको बिटमैप टेक्सचर के साथ वेक्टर चित्र बनाने देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जब बिटमैप चित्र बनाते हैं, तो उसमें हम टेक्सचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा नैसर्गिक दिखाई देते हैं, जैसा कि आपने सही में किसी ब्रश से एक पेपर पर चित्र बनाया हो। ये जो एक हमारे चित्र का दर्शनीय गुण या विजुअल क्वालिटी जो होता है, जो कि एक नेचुरल नैसर्गिक लुक हमें देता है, उसी के लिए हम बिटमैप ब्रश या बिटमैप टेक्सचर का उपयोग करते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर हमें वेक्टर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी मिले, तो हमें सोने पे सुहागा मिलने जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ उसी तरह हमें टेक्सचर्ड वेक्टर ब्रश के साथ टुनबुम हार्मनी में मिल जाता है। अगर हम ब्रश प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें, तो यहाँ पे हमें पहले से ही बनाए गए ब्रश प्रीसेट्स मिल जाते हैं। अंदरूनी प्रॉपर्टीज़ में हम अगर जाके देखें, तो यहाँ पे हमें ब्रश के कई और प्रॉपर्टीज़ मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से ब्रश की प्रॉपर्टीज़ को कम ज़्यादा करके अपना एक अनोखा ब्रश बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सॉलिड वेक्टर और टेक्सचर्ड वेक्टर दोनों के साथ काम करने को मिल जाता है। फिर हमें स्मूथिंग, ट्रांसपेरेंसी, ड्यूअलिटी और पेपर टेक्सचर ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी ब्रश प्रॉपर्टीज़ में मिल जाती है। आप इन सब को अपने हिसाब से बदल के अपने हिसाब से एक नया ब्रश बना सकते हैं और उसे सुरक्षित करके बाकियों में भी बांट सकते हैं। टुनबुम हार्मनी में हमें एक और ड्राइंग टूल मिलता है जिसे कहा जाता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल एक वेक्टर टूल है जो कि हमें वेक्टर प्रणाली के चित्र बनाने देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें ये वेक्टर चित्र नज़दीक जाने के बाद भी पिक्सल नहीं दिखाई देता। पेंसिल टूल भी आपको वेक्टर प्रणाली के साथ
बिटमैप टेक्सचर का उपयोग करने देगा। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप टेक्सचर की मदद से कुछ ऐसा चित्र बना सकते हैं जैसा कि मानो आपने सही में ये किसी चारकोल से एक असल पेपर पे बनाया गया। जब हम पेंसिल से कोई चित्र बनाते हैं तो हम पेंसिल प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे हमारे हिसाब से प्रीसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं ये प्रीसेट लेता हूँ तो इसके प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसमें और बदलाव कर सकता हूँ। टुनमुम हार्मनी के इस नए वर्जन में आप पेंसिल की ओपेसिटी यानी अपारदर्शिकता या पारदर्शकता बदल सकते हैं। इसकी वजह से आपको वेरिएबल ओपेसिटी यानी बदलती पारदर्शकता पेंसिल में मिल जाती है। यहाँ पे मैं पेंसिल का वेरिएबल साइज भी उपयोग करूँगा। यहाँ पे मैं बिटमैप टेक्सचर भी चुन लेता हूँ। चलिए देखते हैं कि हम अपने पेंसिल टूल से कैसे चित्र बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपने पेंसिल टूल का उपयोग करते हुए बहुत अच्छी नेचुरल दिखने वाली पेंसिल लाइन चित्रित कर सकता हूँ। टुनमुम हार्मनी के इस नए वर्जन में मुझे सिमेट्री गाइड्स भी उपलब्ध हो जाती है। के उपयोग से मैं एक ही समय में दोनों तरफ का चित्र बड़े आसानी से बना सकता हूँ। अगर मुझे हार्मनी की तरफ से साफ सुथरा चित्र बनाने में मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पे स्टेबलाइज़र का भी उपयोग कर सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं साफ सुथरे चित्र आसानी से बना सकता हूँ। स्टेबलाइज़र में मुझे दो तरह के स्टेबलाइज़र मिल जाते हैं। एवरेज स्टेबलाइज़र मेरे हाथों की जो हलचल होती है उसे कम करके एक साफ सुथरा चित्र बना देता है, और दूसरा पुल स्ट्रिंग स्टेबलाइज़र मुझे अपने ड्राइंग टूल को एक धागे से बंधे हुए ब्रश के जैसा उपयोग करने देता है, जिसकी मदद से अगर मैं चाहूँ तो मेरे ब्रश से हाथ हटाए बिना अपना चित्र बनाते रह सकता। वेक्टर तकनीक से बनाए हुए चित्र का फायदा ये होता है कि हम उस चित्र को बनाने के बाद में उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे इस रेखा इस लाइन को ऐसे इस तरह बदल सकता हूँ। पेंसिल टूल से बनाए गए चित्र का एक और फायदा ये है कि मैं वो पूरा चित्र इस तरह आसानी से बदल सकता, जहाँ पे मैं अपने लाइन का थिकनेस यानी चित्रित की गई लाइंस की चौड़ाई और उनका टेक्सचर भी बदल सकता। वेक्टर टूल में कटर टूल नाम का ये टूल हमें आसानी से हमारे ड्राइंग के अनचाहा भाग को हमारे हाथों की ऐसी हालचाल की मदद से, जिन्हें हम हैंड जेस्चर्स कहते हैं, उनकी मदद से चित्र साफ करने देता है। हम हमारे चित्र का कोई भी भाग ऐसा चुन के भी अलग करके हटा सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हमें हमारे कटर टूल की मदद से मिल जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि टुनमुम हार्मनी का उपयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के एनिमेशन प्रोजेक्ट्स का निर्माण किस तरह किया जाता है। किसी भी फिल्म या टेलीविजन फिल्म के निर्माण के वक्त उसके तीन प्रमुख पड़ाव होते हैं, जिन्हें हम प्रोडक्शन स्टेजेस कहते हैं। इनमें से पहला होता है प्री प्रोडक्शन स्टेज, दूसरा होता है प्रोडक्शन और तीसरा होता है पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के वक्त हम हमारी जो कथा होती है उसे एक कच्ची तौर पर दार्शनिक स्वरूप देने का काम करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम स्टोरी बोर्डिंग और एनिमेटिक कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऐसा ही एक एनिमेटिक है जो हमारे प्रोजेक्ट द क्लाउड ट्रेम के लिए बनाया गया था। स्टोरी बोर्ड और एनिमेटिक हमें हमारी कथा की लंबाई, उसका बहाव और उसकी बाकी सारी बातों के बारे में पहले से ही एक कच्ची तौर पर कल्पना देने में मदद करता है। इसलिए ये किसी भी फिल्म प्रोडक्शन के पहले सबसे महत्व के चरणों में से एक होता है। स्टोरी बोर्ड और एनिमेटिक बनाने के लिए आप टुनमुम का ही स्टोरी बोर्ड प्रो इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। स्टोरी बोर्ड प्रो और टुनमुम हार्मनी का एक बहुत अच्छा समाकलन होता है, यानी कि स्टोरी बोर्ड प्रो और हार्मनी में एक बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, जहाँ पे आप स्टोरी बोर्ड प्रो का ही एक्सपोर्ट टू हार्मनी नाम का जो विकल्प होता है उसके उपयोग से आपका पूरा स्टोरी बोर्ड अलग अलग सीन के टुकड़ों में हार्मनी के ही अपने सीन फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं यानी निर्यात कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपने जो कुछ स्टोरी बोर्ड और एनिमेटिक बनाते वक्त चित्र बनाए हैं, कैमरा का एनिमेशन किया है, जो कुछ आपने ध्वनि संभाषण डायलॉग म्यूजिक साउंड ट्रैक्स का उपयोग किया है अपने स्टोरी बोर्ड में, और बाकी सारी चीज़ें जो आपने स्टोरी बोर्ड बनाते वक्त उपयोग किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको हार्मनी के सीन फाइल में पहले से ही उपलब्ध हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्शन के पाइपलाइन में यानी आपके फिल्म निर्माण की जो धारा है
उसमें आपको अलग से स्टोरीबोर्ड में जो उपयोग की गई सामग्री है, उसे हार्मनी के सीन फाइल में आयात करने की, इंपोर्ट करने की और फिर वो सीन को बनाने की, सेट करने की कोई अलग से जो ज़रूरत पड़ती है, वो आपको यहाँ पे नहीं पड़ती। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो निर्माण का समय यानी प्रोडक्शन टाइम जो कि बहुत मूल्यवान होता है, कितना बड़े तौर पर आप यहाँ पे बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि हार्मनी में आप फ्रेम बाय फ्रेम यानी पारंपरिक पद्धति से जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है, जहाँ पे हम हमारे कैरेक्टर की हर एक मुद्रा यानी हर एक पोज एक नए चित्र के तौर पर चित्रित करते हैं, इस प्रक्रिया का टुनमुम हार्मनी में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। टुनमुम हार्मनी की भाषा में फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, जिसे ट्रेडिशनल या पारंपरिक एनिमेशन भी कहते हैं, उसे पेपरलेस एनिमेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहला जो काम किया जाता है वो होता है कि एनिमेटर स्टोरी बोर्ड और एनिमेटिक की मदद से रफ एनिमेशन बनाते हैं। रफ एनिमेशन का मतलब है कि यहाँ पे अपने पात्र यानी कैरेक्टर की हर एक पोज जो है एनिमेटर कच्ची तौर पर ऐसा चित्रित करते हैं। इसके आगे की प्रक्रिया ये होती है कि उन्हीं चित्रों को साफ-सुथरा किया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम क्लीनअप कहते हैं। और क्लीनअप करने के बाद 2 पोजेज़ यानी 2 मुद्राओं के बीच में अगर आपको एक और मुद्रा लानी है, तो उसे इन बिटवीनिंग कहते हैं। तो क्लीनअप और इन बिटवीनिंग की प्रक्रिया रफ एनिमेशन के बाद होती है। अगर आपको मैं ये प्ले करके दिखाना चाहूँ, चला के दिखाना चाहूँ, तो मैं इस सीन मार्कर्स का उपयोग करूँगा। सीन मार्कर्स मुझे अपने टाइमलाइन में ही उसका एक हिस्सा प्ले करने देते हैं। जैसा कि मैं रफ एनिमेशन का हिस्सा अगर यहाँ पे चुनूँ और प्ले बटन दबाऊँ, तो ये रफ एनिमेशन का हिस्सा जो टाइमलाइन में मौजूद है, वो प्ले करेगा। और जब मैं क्लीन अप एनिमेशन प्ले करना चाहूँ, तो ये क्लीन अप एंड इन बिटवीन का हिस्सा प्ले करेगा। सीन मार्कर्स का उपयोग हार्मनी में गेम कैरेक्टर्स बनाने के वक़्त भी किया जाता है। क्लीनअप और इन बिटवीन करते वक़्त हार्मनी में एनिमेटर्स टाइमलाइन और उसके साथ एक शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई लेयर पे कोई चित्र चुनता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं एक शीट में भी वही चित्र चुनता हूँ। यानी आप जो कुछ एक शीट में करेंगे, वही टाइमलाइन में दिखेगा और जो टाइमलाइन में करेंगे, वही एक शीट में दिखेगा। एक ही सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन और एक शीट दोनों उपयोग करने की जो उपलब्धता रहती है, वो काफ़ी सराहनीय मानी जाती है, क्योंकि कभी-कभी हो सकता है कि आपके कोई क्लाइंट जो रहते हैं, वो आपसे कहे कि हमारे प्रोडक्शन में हम एक शीट का उपयोग करते हैं। उस वक़्त आप टुनमुम हार्मनी की एक शीट आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ पे एक शीट में मैं कुछ चुनिंदा चित्रों को चुन सकता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इन चित्रों को मैं यहाँ पे की के तौर पर मार्क भी कर सकता हूँ। एनिमेशन के कीज़ जो मुख्य चित्र होते हैं, उनके रूप में हम उनको मार्क कर सकते हैं। फिर हम कुछ और चित्रों को चुन के उनको ब्रेक डाउन का नाम दे सकते हैं। ऐसे में बाकी और चित्रों को चुन के उनको इन बिटवीन के तौर पर भी मार्क कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इन चित्रों को मार्क किया, वही मार्क आपको टाइमलाइन में भी दिखेगा। क्लीनअप और इन बिटवीन करते वक़्त हमें ओनियन स्किन नाम की ये जो कार्यक्षमता या फंक्शनैलिटी टुनमुम हार्मनी में हमें मिलती है, उसका उपयोग करते हुए हम जो भी चित्र बना रहे हैं, उसके पहले आने वाले और बाद में आने वाले चित्रों को इस तरह विजुअलाइज़ कर सकते हैं, यानी वो इस तरह देख सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इन स्लाइडर्स का इस्तेमाल करके और चित्र यहाँ मेरे ओनियन स्किन में देख सकता हूँ। अब अगर मुझे कुछ विशेष गिने-चुने चित्र को ही मेरे ओनियन स्किन में देखना है, तो मैं यहाँ एडवांस्ड ओनियन स्किन इस ऑप्शन में जाके सिर्फ हमारे की के तौर पर मार्क किए गए चित्रों को ही यहाँ ओनियन स्किन में देख सकता हूँ, या सिर्फ ब्रेकडाउन चित्र ही मैं यहाँ ओनियन स्किन में देख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ कुछ गिने-चुने चित्र जो मेरे मौजूदा चित्र जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके पहले और बाद में आते हैं, वही के कुछ गिने-चुने चित्र ही मैं यहाँ देख सकता हूँ। इस तरह आप हार्मनी के ओनियन स्किन और एडवांस ओनियन स्किन ये दोनों ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पेपरलेस एनिमेशन का अगला पड़ाव होता है इंक एंड पेंट। इंक एंड पेंट में हम हमारे चित्रों में रंग भरते हैं। आइए देखते हैं हमारे इस चित्र में हम कैसे रंग भर सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे चित्र में रंग भरने के लिए एक संदर्भ यानी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी।
तो मेरे पास पहले से ही एक रेफरेंस है जिसे मैं अपने इस पात्र में रंग भरने के लिए उपयोग कर सकता हूँ। उसे हम इस रेफरेंस व्यू में ऐसा ला सकते हैं। और हार्मनी का ये रेफरेंस व्यू जो होता है, इसमें आप वेक्टर और बिटमैप दोनों प्रकार के चित्र या इमेजेस ला सकते हैं। ये जो रेफरेंस है ये वेक्टर फाइल है जो हार्मनी में ही बनाई गई थी। इसकी वजह से मैं आसानी से यहाँ से ऐसा रंग चुन के अपने इस कैरेक्टर में भर सकता हूँ। रंग भरने से पहले मैं आपको रेफरेंस व्यू की कुछ और खासियत बताना चाहता हूँ। जैसे कि रेफरेंस व्यू में जब आप कोई भी टूल, जैसा कि यहाँ पे मैंने कलर पिकर टूल चुन के रखा है, और जब आप यहाँ पे हार्मनी में कोई दूसरा टूल चुनते हैं तो आपको रेफरेंस व्यू में फिर से जाते वक्त पिकर टूल फिर से चुनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप पिकर टूल में बदल जाएगा। इसकी वजह से मुझे कोई शॉर्टकट कीज दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो बार बार टूल को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही रेफरेंस व्यू में आप एक से ज्यादा चित्र भी रख सकते हैं, और आपने अगर बहुत सारे चित्र रेफरेंस व्यू में रखे हैं तो उन सबको आप अपने टुनमुम फाइल के साथ सुरक्षित यानी सेव कर सकते हैं। इसकी वजह से जब आप वो टुनमुम की फाइल भविष्य में फिर से चला के उस पर काम करेंगे तो आप अपने रेफरेंस व्यू में जो इमेजेस आपने लोड किए थे, जो चित्र आपने लाए थे, उनको बस आसानी से इस तरह फिर से ला सकेंगे, और इन बटन्स की मदद से आप अपने चित्रों को आगे पीछे कर सकें। चलिए अब यहाँ पे हम ये रंग लेते हैं और हमारे ड्राइंग व्यू में जाके पात्र में ये रंग भरते हैं। रंग भरते हुए आपने कुछ देखा होगा कि यहाँ पे मैंने ये बटन दबाया है। ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं ये हार्मनी का ही एक और विशेष गुण है, यानी विशेष फीचर है, जिसे आर्ट लेयर्स कहते हैं। हार्मनी में आप जब भी एक ड्राइंग लेयर बनाते हैं तो हर एक ड्राइंग लेयर के साथ आपको ये आर्ट लेयर्स मिल जाती है। आर्ट लेयर्स हार्मनी की वो विशेषता है जिसके उपयोग से आप एक ही लेयर पे अपने चित्र की रेखाएं और रंग अलग अलग तौर पर रख सकते हैं। ये इतना उपयोगी है क्योंकि भविष्य में अगर आप रिगिंग या कंपोजिटिंग करते हैं उस वक्त आप अपने चित्र की रेखाओं पर अलग तौर पर प्रक्रिया कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं अपने जो ड्राइंग्स है उनकी लाइन आर्ट को अलग तौर पर उपयोग करके उस पे कोई इफेक्ट नोट्स या रिगिंग में कुछ अलग प्रक्रिया करके उपयोग कर सकता हूँ, और कलर आर्ट्स में अलग तौर पर उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ पे लाइन आर्ट और कलर आर्ट के साथ साथ हार्मनी प्रीमियम में आपको ओवरले आर्ट और अंडरले आर्ट नाम की आर्ट लेयर्स भी मिल जाती है, जिनका उपयोग मुख्य तौर पर रिगिंग और कंपोजिटिंग के वक्त होता है। हार्मनी का ये जो आर्ट लेयर्स नाम का फीचर है ये असल में जब पारंपरिक तौर पर एनिमेटर्स इंक एंड पेंट करते वक्त एक पारदर्शी सेल्यूलोइड शीट का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम सेल भी कहते हैं, वो उस सेल्यूलोइड शीट के एक तरफ इंक या स्याही के मदद से अपने चित्र का इंकिंग करते थे, इसे रेखा चित्र भी कहा जाता है, इसे हम लाइन आर्ट कहते हैं। और उसी सेल्यूलोइड शीट की दूसरी तरफ उस चित्र में वो रंग भरते थे, जिसे हम कलर आर्ट कहते हैं। यही जो प्रक्रिया असल में पारंपरिक एनिमेशन करते वक्त की जाती है उसी पे आधारित हार्मनी का ये फीचर है, जिसे हम आर्ट लेयर्स के। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक साथ ही कई चित्रों में भी मैं आसानी से रंग भर सकता हूँ। जैसा कि अगर यहाँ पे मैं ये चित्र चुनता हूँ तो यहाँ पे मैं आसानी से अपने रेफरेंस से एक रंग लेके इसमें भर सकता हूँ, और अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही कई चित्रों में रंग भर दिया है। इस रंग भरने की प्रक्रिया जिसे हम इंक एंड पेंट कहते हैं, इसके बाद हमारा एनिमेशन तैयार हो जाता है। ये देखते हैं तैयार होने के बाद हमारा एनिमेशन कैसे दिखता है। अब देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन कुछ तरह दिखता है जब हम उसमें रंग भरते हैं। अब हार्मनी की एक और खासियत अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो हार्मनी में जो हम रंग का उपयोग करते हैं, जो हम कलरिंग करते हैं, की भी एक विशेष प्रक्रिया होती है, जहाँ पे हम हमारे सीन में जो कैरेक्टर्स और प्रॉप्स होते हैं उनमें रंग भरने से पहले उनको एक पैलेट जोड़ते हैं, और पैलेट के अंदर फिर हम जो हमें रंग चाहिए उन रंगों का उपयोग करते हैं। आप अपने सीन में जितने चाहे उतना पैलेट रख सकते हैं, और हर एक पैलेट में आप जितने चाहे उतना रंग रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई रंग बदलना हो तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हार्मनी जिस तरह रंगों के साथ काम करता है उसकी वजह से हर एक रंग को अपनी एक खास पहचान मिलती है, जिसे जिसे हम यूनिक आईडी भी कहते हैं। उस यूनिक आईडी की वजह से मैं हर एक रंग को ऐसा आसानी से इस तरह बदल सकता हूँ, और यह बदलाव सिर्फ एक फ्रेम के लिए ही सीमित नहीं रहता है, ये बदलाव हमारे पूरे एनिमेशन में हमें दिखाई देगा।
और अगर आप हार्मनी का ही डेटाबेस नाम का वर्जन का उपयोग करते हैं तो उसमें आप मास्टर पैलेट नाम की जो प्रक्रिया होती है उसका उपयोग करते हुए कोई भी रंग बदलने के बाद वो बदलाव आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको किसी समय अपने प्रोजेक्ट में किसी पात्र या प्रॉप का रंग बदलने की जरूरत पड़ती है तो आप किस आसानी से हार्मनी के इस विशेष फीचर का उपयोग करते हुए वो रंग बदल सकते हैं। हार्मनी में यूनिक कलर आईडी नाम की विशेषता नहीं होती तो आपको हर एक फ्रेम में जाके रंग बदलना पड़ता और आप सोच सकते हैं अगर ये सारे प्रोजेक्ट में करना पड़े तो आपको कितना समय लगेगा। तो इसी वजह से हार्मनी की ये जो यूनिक कलर आईडी की विशेषता है ये भी एक बहुत खास विशेषताओं में से एक मानी जाती है क्योंकि इसकी वजह से हमारा कीमती समय होता है जो प्रोडक्शन टाइम होता है वो बहुत ज्यादा तौर पर बच जाता है। हाँ, अगर आप चाहो तो आप अपने कैरेक्टर का पूरा पैलेट भी बदल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमें इस कैरेक्टर का रात के समय में जो सीन्स होते हैं उनमें उपयोग करने के लिए अलग से एक कलर पैलेट की जरूरत पड़ती है तो हम इस तरह एक अलग से कलर पैलेट बना के का उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं कितने आसानी से दिन का कलर पैलेट रात के कलर पैलेट में बदल सकता हूँ। मेरे लिए एक बटन दबाने के इतना ही आसान हो जाता है। हमारे डेमो में आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं कि हार्मनी में हम कटआउट एनिमेशन जहाँ पे हम हर एक पोज हर एक मुद्रा ड्रॉ नहीं करते यानी चित्रित नहीं करते और उसकी बजाय हम हमारे पात्र को हमारे कैरेक्टर को एक कठपुतली नुमा यानी एक पपेट के तौर पर बनाते हैं और फिर उसका उपयोग एनिमेशन के लिए करते हैं। तो उस प्रक्रिया को जिसे हम कटआउट या पपेट एनिमेशन बोलते हैं उसे हार्मनी में किस तरह किया जाता है आइए अब हम वो प्रक्रिया देखते हैं। डेमो में आगे बढ़ते हुए आइए अब देखते हैं कि टुनबुम हार्मनी किस तरह हमारे लिए कटआउट या पपेट एनिमेशन की प्रक्रिया को आसान कर देता है। जहां हम पेपरलेस एनिमेशन में पारंपरिक पद्धति से हर एक पोज का एक चित्र बनाते हैं वही हम कटआउट एनिमेशन में एक कैरेक्टर को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसका एक पपेट यानी कि उसकी एक कठपुतली बनाते हैं और फिर इसी पपेट के प्रयोग से हम हमारे कैरेक्टर का कोई भी नया चित्र बनाए बिना ही उसे अलग अलग पोज में ढाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास यह जो कैरेक्टर है इसे अगर हम गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि इस कैरेक्टर को हमने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है और इन सब टुकड़ों को कुछ इस तरह व्यवस्थित यानी अरेंज किया है जिस वजह से एक एनिमेटर को इस कैरेक्टर का कोई भी एक हिस्सा या कई हिस्सों का समूह बहुत आसानी से चुनने की क्षमता मिलती है। टुनबुम हार्मनी का यह जो नोड व्यू है यहाँ हम हार्मनी में जो कुछ बनाते हैं सब चीजों को नोड्स के रूप में देख सकते हैं। इसकी वजह से हम हमारे कैरेक्टर के सारे हिस्सों को इन हरे रंग की पेग नोट की सहायता से एक खास अनुक्रम में लगाकर उनका एक पपेट बना सकते हैं और इसी प्रक्रिया को हम रिगिंग कहते हैं। यह नोड व्यू रिगिंग और कंपोजिटिंग यानी फिल्म संयोजन जैसी बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं को बहुत आसान कर देता है क्योंकि हम यहाँ जितने भी चीज़ें हमने हारमोनी में बनाई हैं उनका नोड के रूप में इस तरह एक अरैखिक यानी नॉन लीनियर पद्धति से प्रयोग कर सकते हैं जिसकी वजह से यह सारी जटिल प्रक्रियाएं हमारे लिए नैसर्गिक तौर पर सहज हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कितनी आसानी से अपने इस कैरेक्टर का सर इस तरह हिला सकता हूँ और पोज कर सकता हूँ। कैरेक्टर का चित्र बदले भी नहीं उसके किसी हिस्से का आकार बदलने की कार्यक्षमता आपको टुनबुम हार्मनी में डिफॉर्मर नाम के ये जो टूल्स है उनके रूप में मिल जाती है। यहाँ मैं इस कैरेक्टर के ईयरफोन की ये जो वायर है इसे बड़े आसानी से इस तरह डिफॉर्म कर सकता हूँ और जिस डिफॉर्मर की मदद से मैं ये कर रहा हूँ उसे हम कर्व डिफॉर्मर कहते हैं। ईयरफोन की वायर के आकार को बदलते हुए आपने देखा होगा कि वायर के साथ ये ईयरफोन भी हिल रहा है। ऐसे होने का कारण यह है कि हमने इस ईयरफोन को डिफॉर्म हो रहे इस वायर के साथ जोड़ने के लिए काइनेमेटिक आउटपुट नाम के नोट का भी उपयोग किया है। मैं यहाँ अपने इस कैरेक्टर के बालों का आकार भी बड़े आसानी से एनवलप डिफॉर्मर की मदद से बदल सकता हूँ। हार्मनी के इस नए संस्करण के साथ आपको एक नया डिफॉर्मर भी मिल जाता है जिसका नाम है शेप अवेयर डिफॉर्मर। इस डिफॉर्मर की खासियत यह है कि यह एक जटिल आकार के चित्र को भी बहुत
अच्छे तरह से डिफॉर्म कर सकता है। जैसा यहाँ मैं अपने इस कैरेक्टर के दुपट्टे के आकार को बड़े आसानी से बदल सकता हूँ। डिफॉर्मर सेटिंग्स में अगर आप देखें तो शेप अवेयर डिफॉर्मर आपको बोन मोड यानी हमारी हड्डियां जैसे एक श्रृंखला में बंदी होती है वैसे, या फिर केज यानी कि एक पिंजरे के रूप में प्रयोग करने की क्षमता देता है। शेप अवेयर डिफॉर्मर के ये सारे प्रकार आपको अपने चित्र के आकार को अलग अलग रूप से प्रभावित करने की क्षमता देता है। शेप अवेयर डिफॉर्मर के साथ मैं इस स्लाइडर का भी उपयोग कर सकता हूँ, जिससे मैं बड़े आसानी से अपने चित्र के आकार का परिवर्तन बहुत सटीकता से भी कर सकता हूँ। डिफॉर्मर के अलावा अपने चित्रों को फिर से चित्रित करे बिना अपने कैरेक्टर की पोज यानी मुद्रा बदलने के लिए पहले से ही चित्रित किए गए चित्रों का पुनरुपयोग करने की क्षमता भी हमें टून बूम हार्मनी आसानी से उपलब्ध कराता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इस कैरेक्टर के होठों की मुद्रा को बदलना चाहें तो यहाँ मैं ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन में जाकर पहले से ही चित्रित किए गए अलग अलग होठों की मुद्राएं यानी पोजेस चुन सकता हूँ और इस तरह हमारे कैरेक्टर की होठों की मुद्रा फिर से चित्रित किए बिना बड़े आसानी से बदल सकता हूँ। टुनमुम हार्मनी में आप अपने कैरेक्टर के संवाद यानी डायलॉग के साथ होठ मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसे हम लिप सिंकिंग भी कहते हैं, उसे भी बड़े आसानी से कार्यान्वित कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक उदाहरण यहाँ पर लाता हूँ और इसके डायलॉग के साथ आपको चला कर दिखाता हूँ। I need a break from coding. Maybe I'll go hiking or try that new cafe. What about you? आप देख सकते हैं कि इस कैरेक्टर पर फिलहाल हमने सिर्फ एनिमेशन करके रखा है, लेकिन इसका लिप सिंक तैयार नहीं है। अब जब मैं इसके डायलॉग ट्रैक के प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो मैं यहाँ पर बड़े आसानी से इसका लिप सिंक डिटेक्ट कर सकता हूँ और इस कैरेक्टर के होठों पर वह लिप सिंक मैप कर सकता हूँ, इसकी वजह से I need a break from coding. Maybe I'll go hiking or try इस that new कैरेक्टर पर cafe. इस डायलॉग के What हिसाब about से you? अपने आप एक उचित लिप सिंक लग जाएगा। और अब अगर मैं चाहूँ तो ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करके जिस जगह पर मुझे लगता है कि लिप सिंक बराबर से नहीं लगा है, वहां पर मैं आसानी से अपने हिसाब से बदलाव कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टून बूम हार्मनी में आप कैसे अलग अलग टूल्स का लाभ लेते हुए कितनी आसानी से कटआउट एनिमेशन और लिप सिंक की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि टून बूम हार्मनी में कैसे अलग अलग तरह के रिगिंग टूल्स हमें हमारे कटआउट एनिमेशन के लिए कैरेक्टर रिग्स बनाने में मदद करते हैं। इन सभी रिगिंग टूल्स के प्रयोग से हम हमारी अपनी पद्धति से भी कैरेक्टर रिग्स बना सकते हैं। और जब आप टून बूम हार्मनी के इन सारे रिगिंग टूल्स से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं, तब आप 360 रिग नामक रिगिंग पद्धति, जो कि टून बूम हार्मनी की उन्नत यानी एडवांस पद्धतियों में से एक है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। 360 रिगिंग पद्धति में हम डिफॉर्मर्स का उपयोग जितना हो सके उतना करते हैं और उस रिग को नियंत्रित करने के लिए हम मास्टर कंट्रोलर नामक स्क्रिप्ट, जो हार्मनी के ही टूल सेट का एक हिस्सा है, उसका भी उपयोग करते हैं। यहाँ मेरे पास 360 रिग का ही एक उदाहरण है, जिसे मैं आपको मास्टर कंट्रोलर की मदद से नियंत्रित करके दिखाऊंगा। यहाँ हमारे पास एक अलग से कैमरा व्यू है जिसमें हम मास्टर कंट्रोलर्स देख सकते हैं। और जब मैं ये मास्टर कंट्रोलर को चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस कैरेक्टर की आंखें कैसे निर्बाध तरीके से यानी कैसे स्मूथली हलचल करती है। वैसे ही जब मैं इस कैरेक्टर के होठों को मास्टर कंट्रोलर की मदद से यहाँ से नियंत्रित करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस कैरेक्टर की मुख मुद्राएं यानी माउथ पोजेस एकदम स्मूथली निर्बाध तरीके से बदलती है। जब मैं इस कैरेक्टर का सिर मास्टर कंट्रोलर की मदद से नियंत्रित करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली इसका सिर अलग अलग दिशाओं में मुड़ता है। टून बूम हार्मनी में कटआउट एनिमेशन का एक और फायदा यह होता है कि आप अपने एनिमेशन के लिए बनाई हुई मुख्य मुद्राएं, जिन्हें हम की पोजेस भी कहते हैं, और आपने किया हुआ एनिमेशन, इन दोनों चीजों को टेम्पलेट के तौर पर भी सुरक्षित यानी सेव कर सकते हैं। अगर आप एक पोज का टेम्पलेट बनाते हैं तो उसे पोज टेम्पलेट कहा जाता है, और अगर आप एनिमेशन का टेम्पलेट बनाते हैं तो उसे एक्शन टेम्पलेट कहा जाता है। चलिए अब हम इस उदाहरण की मदद से ये देखते हैं कि टून बूम हार्मनी में हम
पोस्ट टेम्पलेट और एक्शन टेम्पलेट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ इस कैरेक्टर को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि यहाँ हमारे पास इसका सिर्फ एक ही पोज है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पोस्ट टेम्पलेट लाया है। अब मेरे लिए इस पोस्ट टेम्पलेट पे इस एक्शन टेम्पलेट के रूप में एनिमेशन लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ मेरे पास इस कैरेक्टर के चलने का एनिमेशन यानी कि वॉक साइकिल पहले से ही एक्शन टेम्पलेट के रूप में उपलब्ध है। तो मैं इसे बड़े आसानी से लाइब्रेरी से उठाकर इस कैरेक्टर पे ऐसा डाल सकता हूँ और आप देख सकते हैं कि अब हमारा कैरेक्टर कैसे चल रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हार्मनी के रिगिंग और एनिमेशन टूल्स जो आपको किसी भी तरह की रिग्स और किसी भी तरह का एनिमेशन आसानी से करने की क्षमता देता है, यह आपके फिल्म प्रोडक्शन के लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकता है। एनिमेशन के बाद चलिए अब देखते हैं कि टून बूम हार्मनी में हमें संयोजन यानी कंपोजिटिंग के लिए क्या क्या उपलब्धताएं मिलती है। कंपोजिटिंग करते वक्त हमें कई बार अपने सीन में बाहरी सामग्री जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो ट्रैक्स इत्यादि लाने की जरूरत पड़ती है। ये काम हम टून बूम हार्मनी में ही फाइल मेन्यू में इंपोर्ट नाम का जो विकल्प है, जो हमें बाहरी सामग्री हमारे सीन में आयात करने देता है, इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें इमेजेस, वीडियोस, साउंड और कई और प्रकार की चीजें इंपोर्ट करने के विकल्प मिलते हैं। इमेज इंपोर्ट में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि इन सारी प्रकार की इमेज फॉर्मेट्स आप टूनबूम हार्मनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। यही से अगर आप फोटोशॉप की पीएसडी फाइल इंपोर्ट करना चाहे तो वो भी आप बड़े आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फोटोशॉप की फाइल में कई परतें यानी लेयर्स मौजूद है तो टूनबूम हार्मनी आपको वो फोटोशॉप फाइल उन सारे लेयर के साथ इंपोर्ट करने देता है। कई लेयर्स से बनाई हुई फोटोशॉप की फाइल को हम मल्टी लेयर्ड पीएसडी या मल्टी लेयर्ड फोटोशॉप फाइल कहते हैं और मेरे पास ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस इमेज में हमने अलग अलग लेयर्स का प्रयोग किया है। ये इमेज और इसकी सारी लेयर्स फोटोशॉप में ही बनाई गई है। इन अलग अलग लेयर्स का उपयोग आप टूनबूम हार्मनी में कई प्रकार से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस सीन को प्ले करूं तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा कैमरा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ये अलग अलग लेयर्स अलग अलग गति से चल रहे हैं। इस तरह का दृश्यात्मक अनुभव आपको वास्तव में भी होता है। जब आप किसी वाहन पे चलते हुए अपनी दाई या बाईं ओर देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि आपकी नज़दीकी चीज़ों की गति आपसे दूर की चीज़ों से ज़्यादा है। यह इस तरह का प्रतिभास हमें होता है लंबन की वजह से, जिसे हम पैरालैक्स भी कहते हैं। पारंपरिक एनिमेशन फिल्म के दृश्यों में पैरालैक्स लाने के लिए मल्टीप्लेन कैमरा का उपयोग किया जाता था। टून बूम हार्मनी में यही मल्टीप्लेन कैमरा हम आभासी यानी वर्चुअल स्तर पे कुछ इस तरह प्रयोग में लाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ इन अलग अलग लेयर्स को टून बूम हार्मनी की इस 3 आयामी जगह में यानी कि 3D स्पेस में अलग अलग अंतर पर रख दिया है और हमारे इस कैमरा को भी इस 3D स्पेस में एनिमेट किया है। तो इसकी वजह से यह सारी व्यवस्था या सेटअप ठीक उसी तरह काम कर रही है जिस तरह यह वास्तव में मल्टीप्लेन कैमरा के सेटअप में काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि टून बूम हार्मनी के 3D स्पेस का लाभ लेते हुए इन सारी अलग अलग लेयर्स को अलग अलग अंतर पर अरेंज करके सिर्फ हमारा कैमरा 3D स्पेस में एनिमेट करते हुए हम कितने आसानी से मल्टीप्लेन कैमरा का सेटअप बना सकते हैं। कंपोजिटिंग की तरफ जाने से पहले आइए हम टून बूम हार्मनी की 3D संबंधित कुछ और विशेषताएं देखते हैं। यहाँ इस सीन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ हमने 2D के साथ साथ 3D का भी बड़ी मात्रा में उपयोग किया है। इस सीन में यह जो रोबोट है वो ब्लेंडर जो कि एक 3D सॉफ्टवेयर है उसके उपयोग से बनाया गया है और ये जो दरवाजे यानी गेट्स है ये माया जो कि एक और 3D सॉफ्टवेयर है उसमें बनाए गए हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने टून बूम हार्मनी प्रीमियम में पहले भी काम किया है तो उन्हें पता होगा कि टून बूम हार्मनी प्रीमियम में पहले से ही 3D का उपयोग करने की उपलब्धता मौजूद ही थी। लेकिन टून बूम हार्मनी प्रीमियम के इस नए संस्करण में आप 3D कैरेक्टर जिसे 3D सॉफ्टवेयर में ही रिग किया गया है जिसमें इस प्रकार का स्केलेटन
जो एक कंकाल जैसे ढांचे के रूप में मौजूद होता है, इसके साथ भी आसानी से काम कर सकते हैं। आप टून बूम हार्मनी प्रीमियम में 3D सॉफ्टवेयर में ही एनिमेट किया हुआ 3D कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर 3D सॉफ्टवेयर में बनाया और रिग किया गया 3D कैरेक्टर टून बूम हार्मनी में लाके उसे टून बूम हार्मनी में ही एनिमेट कर सकते हैं। इस रोबोट के कैरेक्टर को हमने ब्लेंडर में बना के और रिग करके यहाँ टून बूम हार्मनी में ही एनिमेट किया है। अगर हम 3D ग्राफ व्यू में जाए तो यहाँ हम इस 3D कैरेक्टर के रिग की हायरार्की भी देख सकते हैं। रिग हायरार्की यानी एक ऐसा विशिष्ट अनुक्रम जिसमें हम किसी कैरेक्टर के अलग अलग हिस्सों को रिग करते हैं। हार्मनी में 3D संबंधित एक और सुधारना हुई है, जिसकी वजह से हम किसी भी 3D सतह पे आसानी से कोई भी ड्राइंग टूल से चित्र बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस दरवाजे पे किसी प्रकार का चित्र बनाना चाहूँ तो मैं इस स्टैम्प टूल से इस दरवाजे पे बड़े आसानी से चित्र बना सकता हूँ, फिर चाहे ये दरवाजा किसी भी दिशा में मुड़ा हुआ ही क्यों ना हो। इस सीन में हम देख सकते हैं कि जब हमारा कैरेक्टर इस दरवाजे को तोड़ के जाता है तो यहाँ कुछ छोटे छोटे कण यानी पार्टिकल्स हमें गिरते हुए नजर आते हैं। टून बूम हार्मनी में आप पार्टिकल्स भी आसानी से एनिमेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ दो अलग अलग पद्धतियों से इन पार्टिकल्स को एनिमेट किया है। ये जो सफेद रंग के पार्टिकल्स है, इन्हें हमने पारंपरिक पद्धति से ही फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट किया है, और ये जो लाल गुलाबी रंग के पार्टिकल्स है, इन्हें हमने हार्मनी की ही पार्टिकल सिस्टम का उपयोग करके बनाया है। अगर हार्मनी की नोड लाइब्रेरी में देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि कई सारे प्रकार की पार्टिकल सिस्टम्स आपको यहाँ उपलब्ध है। यह नोड लाइब्रेरी में ही आप कई और प्रकार की नोड्स जैसे कि एनिमेशन या रिगिंग नोड्स या डिफॉर्मेशन नोड्स और कई प्रकार की कंपोजिटिंग नोड्स भी देख सकते हैं। आइए अब टून बूम हार्मनी में कंपोजिटिंग यानी कि संयोजन के कुछ उदाहरण देखते हैं। किसी भी फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में जब हमें किसी दृश्य या सीन को और दिलचस्प और प्रभावी बनाना होता है तो हम वहाँ कंपोजिटिंग यानी कि संयोजन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। कंपोजिटिंग करते वक्त हम अलग अलग जगह से लाई गई सामग्री जैसे कि 3D सॉफ्टवेयर से लाए गए 3D मॉडल्स, अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स जो हमारे सीन को और प्रभावी बनाते हैं, और ऐसे ही कई सारी चीज़ें हमारे सीन में संयोजित करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीन का मूल स्वरूप खासा तौर पर बदल जाता है और हमारा सीन कई गुना ज़्यादा प्रभावी दिखने लगता है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें जैसे कि ये रोबोट, ये गेट और इस कैरेक्टर के हाथ में जो वस्तु है जिसे हम हॉलो न्यूज कहेंगे, ये सब चीजें 3D है, और ये जो बैकग्राउंड और ये जो कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं ये सब 2D है। चलिए इस सीन को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ इस आखिरी फ्रेम को रेंडर करके उसे ऐसा सुरक्षित कर लेता हूँ, जिसकी वजह से हमें कोई बदलाव करने के बाद जो हमारे सीन का मूल स्वरूप है उससे तुलना करने में सहायता होगी। अब चलिए हम बाई तरफ से कुछ प्रकाश किरणों को इस सीन में लाते हैं। इसलिए मैं यहाँ नोड व्यू में इस नोड को एक्टिवेट यानी सक्रिय करता हूँ। अब देख सकते हैं कि पहले हमारा सीन ऐसे दिखता था और अब इन प्रकाश किरणों के साथ ऐसे दिखता है। अब प्रकाश आने के बाद उसका प्रभाव हमारे कैरेक्टर्स पर भी पड़ेगा। तो चलिए हमारे कैरेक्टर पर हम हाइलाइट और टोन, जो कि हार्मनी के ही इफेक्ट नोड्स में से दो नोड्स हैं जिनका उपयोग हार्मनी में किसी भी चीज पर प्रकाश के प्रभाव को चढ़ाने के लिए होता है, इनका प्रयोग करेंगे। इस कैरेक्टर पे इस शैडो नोट का भी प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से हमें कैरेक्टर की ऐसी शैडो मिल जाएगी। अब देख सकते हैं कि पहले हमारा सीन ऐसा दिखता था और अब इन कुछ चंद इफेक्ट्स के बाद ही हमारा सीन काफी बेहतर दिखने लगा है। हमारे इस दूसरे कैरेक्टर के सारे इफेक्ट्स भी मैं यहाँ पोर्ट फिल्टरिंग की मदद से एक्टिवेट यानी सक्रिय कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेंडर को मैं अलग से
सुरक्षित कर लेता हूँ। हार्मनी के इस नए संस्करण के साथ आप हार्मनी के किसी भी नोट को पोर्ट के स्वरूप में नाम दे सकते हैं और फिर उसे किसी भी नोट के साथ पोर्ट फ़िल्टरिंग की मदद से जोड़ सकते हैं। अगर आपने पहले कभी हार्मनी के किसी पुराने संस्करण में काम किया है, तो आप समझ सकते हैं कि पोर्ट फ़िल्टरिंग आपका कितना समय और कितनी ऊर्जा बचा सकता है। क्योंकि पुराने संस्करण में आपको अगर किसी नोट को दूसरे नोट के साथ जोड़ना होता था, तो आपको हर बार उस एक नोट से तार निकाल के दूसरे नोट को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती थी। इसकी वजह से कई सारे तार, जिन्हें हम कनेक्टिंग केबल्स भी बोलते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह, ये जमा हो जाते थे और अगर एक नोट दूसरी नोट से बहुत ज़्यादा दूर है, तो बार-बार एक नोट से दूसरे नोट की तरफ जाने में हमारा काफ़ी समय और काफ़ी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती थी। लेकिन अब पोर्ट फ़िल्टरिंग की वजह से ये सब काम बच जाता है, जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा और हमारा कीमती समय भी काफ़ी हद तक बच जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे इस कैरेक्टर की इस बैग का रंग बदलना है, तो पोर्ट फ़िल्टरिंग की मदद से इस कैरेक्टर के ग्रुप के भीतर जाए बिना ही मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। इसके लिए मैं पहले लाइब्रेरी से ये जो कलर कर्व्स नाम का टेम्पलेट मैंने बना के रखा है, जो कि हार्मनी की ही इफेक्ट नोड्स में से एक नोड है, उसे अपने हिसाब से मैंने बदल के यहाँ पे टेम्पलेट के तौर पर सुरक्षित कर लिया था और इसे मैं अब बड़े आसानी से यहाँ ला सकता हूँ और इस कलर कर्व्स नोड को मैं यहाँ अपने इस कैरेक्टर के ग्रुप से सिर्फ एक केबल के साथ जोड़ के पोर्ट फ़िल्टरिंग की मदद से इस कलर कर्व की नोट को कैरेक्टर के बैक के साथ जोड़ के उसका रंग इस तरह बड़ी आसानी से बदल सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारा बैग कुछ ऐसा दिखता था और अब हमारा बैग ऐसा दिखता है। आइए अब इस सीन के 3D वाले हिस्से की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। जब हमने इस सीन को रेंडर किया, तब आपको ध्यान में आया होगा कि इस सीन के 3D वाले हिस्से भी अच्छी तरह से रेंडर हो रहे हैं। यह संभव हो रहा है क्योंकि हार्मनी सीन रेंडर करते समय माया और ब्लेंडर, ये जो 3D सॉफ्टवेयर है, जहाँ से हमने ये होलो न्यूज़ और ये रोबोट लाए हैं, इन सॉफ्टवेयर से 3D रेंडर लेके उसे हार्मनी के इस सीन के साथ जोड़ के इस सीन का रेंडर ऐसा एक रूप में हमें यहाँ दे देता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इस कैरेक्टर के हाथ में जो होलो न्यूज़ है, ये माया का अर्नोल्ड रेंडरर और उसके शेडर्स इसका उपयोग कर रहा है और ये जो रोबोट है, ये ब्लेंडर के रेंडरर और शेडर्स का उपयोग कर रहा है। इसीलिए अगर आपको ऐसे सीन हार्मनी में रेंडर करने हैं, तो उसके लिए आपने जिन सॉफ्टवेयर में आपके 3D कैरेक्टर्स या चीज़ें बनाई हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे मौजूद होने ज़रूरी है। ये जो रेंडर माया बैच और रेंडर ब्लेंडर बैच नाम के 2 नोड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन नोड्स की मदद से ही आप आसानी से हार्मनी में आपके सीन में जो कुछ 3D वाले हिस्से हैं, उनको रेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी 3D वस्तु को यहाँ हार्मनी में ही किसी 3D सॉफ्टवेयर का उपयोग किए बिना रेंडर करना चाहते हैं, तो आप हार्मनी का ही इस नए संस्करण के साथ उपलब्ध ये हार्मनी टून शेडर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका उपयोग इन गेट्स पर किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि मैं इसका प्रयोग इन गेट की आउटलाइन बदलने के लिए भी कर सकता हूँ। मैं इस गेट की आउटलाइन का रंग भी बड़े आसानी से यहाँ से कुछ इस तरह बदल सकता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इन अंकों को कम ज्यादा करके मैं चाहूँ तो इन गेट्स को 2D या 3D जैसा बना सकता हूँ। जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि इस कैरेक्टर ने जो ये होलो न्यूज़ पकड़ा है, ये माया का अर्नोल्ड रेंडरर और शेडर का प्रयोग कर रहा है और हमने इसे हार्मनी के ही रेंडर माया बैच नोट का उपयोग करके यहाँ हार्मनी में ही रेंडर किया है। अब अगर मुझे इस होलो न्यूज़ के रेंडर पे और कुछ इफेक्ट्स को चढ़ाना है, तो मैं बड़े आसानी से ये हार्मनी में ही कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कितने आसानी से होलो न्यूज़ पे हार्मनी का ही ये ग्लो इफेक्ट चढ़ा सकता हूँ। अब देख सकते हैं कि पहले की तुलना में हमारा ये सीन इतना दिलचस्प बन चुका है और यह कमाल है हार्मनी के इन बढ़िया कंपोजिटिंग फीचर्स का,
जिनके प्रयोग से हम जटिल से जटिल सीन बड़े आसानी से हारमोनी में संयोजित कर सकते हैं। कंपोजिटिंग से ही जुड़ी एक और क्षमता हमें टून बूम के इस नए संस्करण में मिलती है, जिसका नाम है क्रिप्टोमैट्स। अगर आप क्रिप्टोमैट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले आपको मास्क, EXR और ID मैट्स के बारे में समझना होगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब किसी चित्र के हिस्से को किसी और बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि पर रखना होता है, उस चित्र के अनचाहे क्षेत्रों को पारदर्शी बनाने के लिए हम चित्र के आवश्यक भाग की अखंड छवि का एक साँचे के रूप में उपयोग करते हैं, जिसके कारण इस छवि का जो सफेद भाग होता है वह हमारे चित्र के मुख्य भागों को अपारदर्शी बनाता है, और छवि का काला रंग का जो भाग होता है वह हमारे चित्र के अनचाहे भागों को पारदर्शी बनाता है। इसी साँचे नुमा छवि को मास्क या मैट कहा जाता है। हमें जब कंप्यूटर में कोई चित्र सेव या सुरक्षित करना होता है तो हमारे पास इसके लिए चित्र के कई प्रारूप यानी इमेज फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि PNG, JPG, TGA इत्यादि। ऐसा ही एक उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी वाला इमेज फॉर्मेट है EXR फॉर्मेट। EXR की खासियत यह है कि ये फॉर्मेट आपको चित्र यानी इमेज के साथ साथ उसी चित्र के अलग अलग भागों पर उपयोग होने वाले अलग अलग मास्क या मैट्स भी एक ही फाइल में रखने देता है। अब अगर हम सरल भाषा में समझे तो एक ही चित्र के अलग अलग भागों के लिए जो अलग अलग मास्क या मैट्स होती है, उन्हें ही ID मैट्स कहा जाता है, और इन ID मैट्स को हम क्रिप्टोमैट्स भी कहते हैं। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस दृश्य के अलग अलग भागों को मैट्स की मदद से अलग अलग रूप में संयोजित किया है, और ये हमने किया है हार्मनी के ही क्रिप्टोमैट आइसोलेट नोड और EXR का उपयोग करके। इस क्रिप्टोमैट आइसोलेट की मदद से आप हार्मनी में EXR से ID मैट्स को बड़े आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, और उनका प्रयोग आपके सीन के कंपोजिटिंग के लिए कर सकते हैं। यहाँ इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ अलग अलग मैट्स का उपयोग करके 3D सॉफ्टवेयर से रेंडर करके लाए गए इस ट्रेन के कुछ भागों को हार्मनी में बनाए गए इन कैरेक्टर्स के ऊपर और इनके पीछे रखा है। यहाँ नोड व्यू में इस EXR नोड को जब हम इस क्रिप्टोमैट आइसोलेट से जोड़ते हैं तो एक अलग डिस्प्ले में हम ये क्रिप्टोमैट नोड कैसा काम करता है यह देख सकते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है कि अलग अलग ID मैट्स अलग अलग नाम से हमें इस सूची के रूप में उपलब्ध है। अब अगर हम चाहे तो इस सूची से मनचाहे ID मैट्स को चुन के यहाँ कैमरा में दिखा सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें पता नहीं है कि हमारी ट्रेन का कौन सा भाग किस नाम से ID मैट के रूप में यहाँ उपलब्ध है, तो हम क्रिप्टोमैट आइसोलेट का ही ये पिकर टूल का उपयोग करके बड़े आसानी से इस ट्रेन के पूरे चित्र से मनचाहा भाग इस तरह चुन सकते हैं, और उसका ID मैट पृथक तौर पर ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। क्रिप्टोमैट आइसोलेट के साथ हार्मनी में आप क्रिप्टोमैट राइट नोट का भी उपयोग करके हार्मनी से ही अलग अलग ID मैट्स वाली EXR निर्यात यानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हार्मनी में आप अपना सीन या सामग्री किन प्रारूपों में या फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हार्मनी के एक्सपोर्ट कमांड में हमें कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ से हम मूवी या वीडियो, एनिमेटेड जिफ, SWF, ऑडियो यानी सीन का कोई भी ध्वनि या साउंड और बाकी कई प्रकार के फॉर्मेट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हार्मनी में हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं इस रेंडर राइट नोट्स के विकल्प का, जो इस राइट नोट का उपयोग करते हुए आपने जिस हिसाब से इसमें आपकी रेंडर फाइल के फॉर्मेट्स का नाम और लोकेशन और अन्य चीज़ों का चयन किया है, उस हिसाब से आपके सीन का कोई हिस्सा या पूरा सीन आपको एक्सपोर्ट करने देता है। यहाँ आप राइट नोट में देख सकते हैं कि हार्मनी के इस नए संस्करण के साथ अब आप अपने रेंडर फाइल का लोकेशन और उसका नाम चुनते वक्त चर
यानी वेरिएबल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको अपने रेंडर फाइल का लोकेशन और नाम फिर से बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हार्मनी में आप अगर EXR फाइल फॉर्मेट आपके एक्सपोर्ट के लिए उपयोग कर रहे हैं तो आप इसके साथ 16 बिट और 32 बिट्स फ्लोटिंग पॉइंट चैनल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक HDR वर्कफ्लो में काम करने के लिए मदद करेगा। डेमो को समाप्त करने से पहले आइए मैं आपको टुनबुम की वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जहाँ से आप इस कम्युनिटी के वेब पेज की मदद से टुनबुम की सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप टुनबुम के यूट्यूब चैनल को भी जुड़ सकते हैं और इस docs.tunbum.com की वेबसाइट के साथ आप अपने मनचाहे टुनबुम सॉफ्टवेयर के बारे में सारी जानकारी मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। और इसी जानकारी के साथ मैं प्रशांत गावंडे आपकी आज्ञा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि यह डेमो आपको अच्छा और उपयोगी लगा है। आप सब अपनी सेहत का, अपने आजू बाजू के पर्यावरण और पशु पक्षियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद।